सो हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने डाइजेशन को डिस्कस किया था। उस दिन गर्मी को ज़्यादा हो गई थी तो पूरा हो नहीं पाया था। तो मैं आज आपके सामने फिर से आ गया हूँ और इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा आज। आज ख़त्म करके जाऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने देख लिया था, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स देख रहे थे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहले माउथ से स्टार्ट किया था, माउथ के बाद स्टमक आया था जे शेप, फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन आया था, इसके 3 पार्ट्स थे। ड्यूडेनम, फिर उसके नीचे जेजेनम, फिर उसके नीचे इलियम, ये सब था। ये हो गया था। उसके बाद फिर मैंने एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स देखी थी कि अंदर से बाहर कौन कौन सी लेयर होती है। सबसे अंदर में म्यूकोसा होता है, उसके बाहर आओगे तो आपको सब म्यूकोसा आएगा, उसके भी बाहर आओगे तो आपको मस्कुलैरिस आता था, और सबसे बाहर आते थे तो सीरोसा आता था। इस तरह की लेयर्स की बात हुई थी। डेंटिशन की बात करी थी मैंने कि डेंटिशन कैसा होता है इंसान के अंदर। डाइफायोडोंट होता है, हेट्रोडोंट होता है, थीकोडोंट होता है। ये सब कुछ फीचर्स थे हमारे डेंटिशन के। और भी चीज़ें थी, उसको मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे। कौन कौन से ग्लैंड कैसे होते हैं, व्हाट इज़ विलाई, व्हाट आर माइक्रोविलाई, व्हाट इज़ ब्रश बॉर्डर सेल, और इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई थी लास्ट लेक्चर में। आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा इससे पहले तो। चलिए अब सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कि आज मैं ग्लैंड्स को डिस्कस करूंगा। तो अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें ना, तो बेसिकली जो नाम आता है ना, वो 3-4 ग्लैंड का आता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है वो लीवर है। एक तो आपको नाम आएगा लीवर का। किसका किसका नाम आएगा मैं बता रहा हूँ आपको अभी। एक तो नाम आएगा लीवर का, डाइजेस्टिव ग्लैंड में। एक नाम आएगा लीवर का। एक नाम आएगा आपको सैलिवरी ग्लैंड का। माउथ के अंदर होता है सैलिवरी ग्लैंड का, लीवर सैलिवरी ग्लैंड। पैंक्रियास का नाम आएगा इस तरह से। पैंक्रियास के बाद आपको इंटेस्टाइन के ग्लैंड होते हैं, इनको बोलते हैं सकस एंटेरिकस, उनका नाम आएगा। सकस एंटेरिकस का नाम आएगा। उसके अलावा फिर आपको नाम आ सकता है, गॉल ब्लैडर का नाम आएगा। गॉल ब्लैडर जो कि लीवर के साथ जुड़ा होता है। पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड आ जाएगा, गैस्ट्रिक। इतने सारे आएंगे, और भी होते हैं, बट तो हमको मोटे मोटे मतलब इनको डिस्कस करना है। तो चलो हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं, कुछ नई बातें होगी मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन है बेसिकली, अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ। द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड, द लिवर एंड पैंक्रियाज। बेसिकली इसने बस सैलिवरी को डिस्कस किया है, लिवर को डिस्कस किया है, और पैंक्रियाज को डिस्कस किया है। ये तीनों को, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब मैं क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, पहले इनको पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। एक तो होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, कुछ इस रीजन में होता है, ये वाले रीजन में। मैंडिबल के नीचे, ये हमारा मैंडिबल बोन है, इसके नीचे यहाँ पे सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी बोलते हैं। और तीसरा वाला जो है सबलिंगुअल, जो कि जुबान के नीचे होगा, बिलो द टंग। टंग जो है ना आपका, उसके नीचे होगा सबलिंगुअल। पैरोटिड आपकी चीक रीजन में होगा, गाल के आसपास कहीं पे। पैरोटिड रीजन कुछ इस एरिया में होगा पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पे आपको सब मैंडिबुलर होगा, और लिंगुअल आपके जुबान के नीचे होगा। तो 3 पेयर्स होते हैं, टोटल 6 होते हैं, ठीक है। 3 पेयर्स में है। चाहे वो कोई सा भी ग्लैंड हो, सैलिवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा निकालना। दे सिक्रीट सलाइवा, ठीक है। दीज ग्लैंड्स situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity। buccal cavity हमारे माउथ को कहते हैं, जहाँ दांत वात है ना। तो ये ग्लैंड चाहे वो सब मैंडिबल हो, चाहे पैरोटिड हो, चाहे सब लिंगुअल हो, ये बकल कैविटी मतलब माउथ के ठीक बाहर है, जस्ट आउटसाइड है। और उनके कुछ डक्ट्स होते हैं, पैरोटिड डक्ट होते हैं, कुछ सैलिवरी डक्ट होते हैं। उनके थ्रू अपना सिक्रेशन माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर पूर करते हैं, जहाँ पे डाइजेशन का पहला स्टेप होता है, ठीक है। तो बेसिकली डाइजेशन स्टार्ट यही करता है, सलाइवा के हेल्प से डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसमें अब कुछ दे नहीं रखा आपके। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें ऐड कर दूं अगर, तो सलाइवा का कंटेंट क्या क्या होता है शायद आगे आएगा, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो सलाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम होता है, इसको हम बोलते हैं टाइलिन। लिखा क्यों नहीं रहा है भाई।
सो सलाइवा के अंदर होता है एंजाइम, इसको बोलते हैं टाइलिन। आप देख लेना सही से स्पेलिंग, टाइलिन बोलते हैं इसको। आप सेलिवरी अमाइलेज भी कह सकते हैं। सलाइवा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम यही होता है, जो कि एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। क्या होता है ये? एक स्टार्च एंजाइम है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है सेलिवरी अमाइलेज। ये ना बेसिक पीएच पे एक्टिव होता है, अराउंड 7.8 के पीएच पे एक्टिव होता है ये एंजाइम। टाइलिन का जो एंजाइम है ये करीब करीब मान लो आप 7.8 है शायद, इसको मैं अभी रीचेक करूंगा आगे जो आएगा तो, लेकिन करीब करीब ये इसी पीएच पे एक्टिव होता है। और स्टार्च का डाइजेशन यही करता है पहले, सेलिवरी एमाइलेज जिसको आप टाइलिन कह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा सलाइवा के अंदर और भी चीज़ें होती है। एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, इसको बोलते हैं लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। और उसके अलावा म्यूकस होता है, उसके अलावा बाइकार्बोनेट्स होते हैं, उसके अलावा क्लोराइड हो सकता है। सो बेसिकली क्लोराइड हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, ये सब हो सकता है। म्यूकस, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सेलिवरी अमाइलेज या टाइलिन, ये सारे के सारे सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सलाइवा, इस तरह सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ब्रीफ में हो गया सलाइवा उसका डिस्कशन, सेलिवरी ग्लैंड का। उसके बाद बात करते हैं लीवर की। लीवर के बारे में क्या है? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। याद रखना भाई, सवाल आते हैं। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी एंड इट इज वेइंग अराउंड 1.2 टू 1.5 केजी। सवाल पूछ सकते हैं भाई, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है 1.2 टू 1.5 केजी का होता है, और इंसान का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड यही है। एक्सोक्राइन है ऑब्वियसली, एंडोक्राइन भी है, लेकिन मेनली इसका काम जो है एक्सोक्राइन है। इसका वेट 1.2 से 1.5 केजी, और ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। व्हाट इज एब्डोमिनल कैविटी? सबसे ऊपर थोरैसिक कैविटी होता है यहाँ पे, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, फिर आपको पेल्विस पेरिनियम का रीजन आएगा, नीचे वाला पार्ट पेल्विस वाला पार्ट। कुछ मतलब इस रीजन में एब्डोमिनल कैविटी में लीवर हमारा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हाँ डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक लाइनिंग मान लो जो थोरैसिक रीजन को एब्डोमिनल रीजन से सेपरेट करती है। तो जस्ट बिलो डायफ्राम ये एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है, यही लाइन है, जस्ट बिलो दी डायफ्राम एंड हैज 2 लोब्स। लीवर के पास 2 लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब एक राइट लोब, ठीक है। अब एक टर्म आता है हेपेटिक लोब्यूल का। हेपेटिक लोब्यूल क्या होते हैं? हेपेटिक लोब्यूल जो होते हैं वो लीवर के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। हेक्सागन बना के देख लो आप, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं हेपेटिक लोब्यूल। लीवर के पास ऐसे बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स हैं। हेपेटिक लोब्यूल से मिलके हमारा लीवर बना है, and this hepatic lobule is basically hexagonal structure, and this hepatic lobule is covered by Gleason's capsule. This hepatic lobule is covered by Gleason's capsule. और जो Gleason's capsule जो है ना, इसका प्रेजेंस ना मैमल को रिप्रेजेंट करता है। सो मैमल्स के लिवर के अंदर हेपेटिक लोब्यूल होता है, एंड दैट आर कवर्ड बाय Gleason's capsule. That are covered by Gleason's capsule, which is a mammalian characteristic. So liver है made up of hepatic lobule covered by Gleason's capsule. नाम मत भूलना भाई। हाँ तो क्या लिखा हुआ है? The hepatic lobules are the structural and functional unit of liver. याद रखना, hepatic lobule बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, containing hepatic cells। और hepatic cells hepatic lobule के अंदर कुछ अरेंज होंगे इस तरह से, मान लो इसमें hepatic cells होंगे, जिनको आप hepatocytes कहते हैं। hepatic cells are basically hepatocytes। क्या है वो? hepatocytes। Hepatocytes are arranged inside hepatic lobule, which are the structural and functional unit of liver, ठीक है। तो hepatic cells arranged in the form of cords। बेसिकली ऐसा कुछ कॉर्ड बनते हैं यहाँ पे, हर तरफ से कॉर्ड बनाते हैं ऐसे करके, और इन कॉर्ड्स पे हमारे हेपेटिक सेल्स अरेंज होते हैं, इसको आप हेपेटोसाइट्स कहते हैं। इन कॉर्ड्स पे अरेंज होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल होता है और उस पे कॉर्ड्स होते हैं लाइनिंग करके, जिसपे हमारे हेपेटिक सेल्स, जिनको हेपेटोसाइट बोलते हैं, वो अरेंज होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल। बता चुका हूँ ऑलरेडी, वो एक कैप्सूल सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। प्रेजेंस ऑफ हेपेटिक दिस presence of this connective tissue is characteristic feature of mammals। ये है एक सवाल यहाँ पे आ सकता है, प्रीवियस ईयर पीएमटी में आ चुका था, लेकिन ये याद रख लेना, मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्लिसन्स कैप्सूल का प्रेजेंस।
लीवर का काम होता है बाइल सिक्रीट करना। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स, जो लीवर का जो हेपेटिक सेल्स है वो बाइल सिक्रीट करता है, पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स, हेपेटिक डक्ट से पास करके स्टोर्ड इन मस्कुलर सैक कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर खुद से कुछ मतलब बनाता नहीं है, गॉल ब्लैडर लीवर के सिक्रीशन को स्टोर करता है, जो कि है बाइल। लीवर के हेपेटोसाइट जो थे, हेपेटिक सेल्स जो कि कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज थे, वो हमारा बाइल सिक्रीट कर रहे थे। वो बाइल क्या होगा, हेपेटिक को डक्स की हेल्प से गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाएगा, और जब कभी डाइजेशन होना होगा तो वहां से निकल जाएगा कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होकर के हमारे ड्यूडेनम में आएगा, और वो डाइजेशन को फैसिलिटेट करेगा। ऐसा कुछ होता है। गॉल ब्लैडर स्टोरेज करता है बाइल का, और ऑल्सो कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज सिस्टिक डक्ट along with but देखते हैं जरा अभी along with what। so the duct of gall bladder जिसको आप cystic duct बोल रहे थे, along with hepatic duct from the liver forms the common bile। समझाऊंगा मैं अभी। यहाँ पे ये रहा गॉल ब्लैडर, इसका जो डक्ट होगा ये हमारा सिस्टिक डक्ट है। दीज आर द टू डक्ट्स फ्रॉम द लिवर फ्रॉम टू लोब्स ऑफ लिवर, राइट लोब लेफ्ट लोब। तो ये आपको कॉमन हेपेटिक डक्ट, राइट से आएगा एक, लेफ्ट से आएगा लेफ्ट हेपेटिक, राइट से आएगा राइट हेपेटिक, दोनों से मिलकर बनेगा कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहाँ से आएगा सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलकर बनता है कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनता है? कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, कॉमन हेपेटिक डक्ट फ्रॉम टू लोब्स ऑफ लिवर, दे विल कंबाइन टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये रहा कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर आगे जाएगा, आगे जाकर के फिर ड्यूडेनम के पास आएगा। ड्यूडेनम वाले रीजन में यहाँ पे ये पैंक्रियाज होता है, और ये दिख रहा है आपको पैंक्रियाटिक डक्ट है। ये क्या है? ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। तो ड्यूडेनम के रीजन में कॉमन हेपेटिक डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल करके बनाता है यहाँ पे हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बनाता है? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलकर बनाएगा हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और जिसकी ओपनिंग ना ड्यूडेनम में गार्ड होती है एक स्फिंक्टर से, जिसको आप बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। यहाँ पे होगा स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ऑडी ऑडी क्या याद रहेगा ना, वही होता है। So hepatopancreatic duct is made or is formed by the combination of common hepatic duct with pancreatic duct, and its opening in the duodenum part is guarded by a sphincter. Sphincter basically back flow को avoid करता है, guarded by a sphincter known as sphincter of Oddi। अब पढ़ते हैं लाइन को, ये सब लाइन लिखी हुई है। So hepatic duct from the liver form the common bile duct, बन गया cystic duct के साथ। The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as a common hepatopancreatic duct, which is guarded by a sphincter called as sphincter of Oddi। sphincter of Oddi हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट का ओपनिंग गार्ड करता है ड्यूडेनम के अंदर, न कि कॉमन बाइल का पैंक्रियाटिक के अंदर। याद रखना, बहुत क्लियर याद रखना कि हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के लिए है ये। सवाल ऐसे आएंगे, ठीक है। आगे आते हैं। डायग्राम तो हो गया हमारा, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। डाइजेशन की बात कर लेते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड की। इसमें क्या क्या है पढ़ना, सबका करेंगे, जितने भी फूड होते हैं कंपोनेंट सबका डाइजेशन करेंगे, कैसे होगा वो। देखो क्या लिखा हुआ है वे, लाइन पढ़ते हैं। मैं बाहर से ज़्यादा नहीं, बस कुछ बातें बताऊंगा, पहले एनसीईआरटी पे फोकस करूंगा। देखो पहले, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन इज मैकेनो केमिकल प्रोसेस, याद रखना, इट इज मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। पहले भी आ चुका है लाइन, और पहले लेक्चर में आ चुका था स्टार्टिंग में। मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऐसे पूछ लेंगे आपसे। देखो अब स्टार्ट करेंगे बकल कैविटी से, मतलब माउथ वाला जो ओरल कैविटी था, और पूरा जहाँ तक डाइजेशन हो रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे डाइजेशन होता है, अलग अलग फूड पार्ट का, कहाँ पे किसका होता है, ठीक है। अगर मैं इस लेक्चर को मतलब इतना पढ़ने से पहले अगर मैं आपको बेसिक आइडिया दूं, तो आप ये समझो कि
सबसे पहले स्टार्ट होगा डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर। माउथ के अंदर सलीवरी ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रेशन सलाइवा निकालते हैं हमारे माउथ के कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलीवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन कहते हैं उसको। वो क्या करता है, दैट इज बेसिकली स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम को बायोलॉजी में हम लोग अमाइलेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइलेज। इसीलिए आप उसको सेलिवरी अमाइलेज कह रहे थे। क्या कह रहे थे? सेलिवरी अमाइलेज कह रहे थे टाइलिन को। तो टाइलिन इज बेसिकली स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। ओरल कैविटी में मेनली स्टार्च का ही डाइजेशन होता है, ठीक है। तो मान लो अराउंड 20% स्टार्च का डाइजेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ सेलिवरी अमाइलेज हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से फूड वाला उसका तो हो गया। बाकी जो फूड है हमारे इसोफेगस से होकर के हमारे स्टमक में आएगा, ठीक है ना। स्टमक जो है ना, वहाँ पे डाइजेशन होते हैं, वहाँ पे मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। वहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है। वो अराउंड मान लो कि बहुत सारे प्रोटीन का, मतलब परसेंट तो आएगा कितना करता है, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन का वो डाइजेशन कर देता है। एंड प्रोटीन को वो पेप्टोन्स में, प्रोटीओजेस वगैरह में तोड़ देता है स्टमक के अंदर, ठीक है। और बाकी जो होगा वो बाद में होगा। बाकी जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वहाँ से, वो और मतलब अंदर आएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और जो हमारा मेजोरिटी ऑफ डाइजेशन वाला बात होता है ना, मेजोरिटी ऑफ डाइजेशन याद रखना, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अभी तक जो बने थे अराउंड 20% स्टार्च तो हमारे माउथ के अंदर डाइजेस्ट हो गया था विद द हेल्प ऑफ सेलिवरी अमाइलेज या टाइलिन। बाकी का जो 80% होगा उसका डाइजेशन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद बात करो प्रोटीन की, बहुत सारे प्रोटीन तो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो चुके थे। बाकी जो भी बचे होंगे उनका डाइजेशन जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फैट की बात करो, फैट का कुछ डाइजेशन पहले भी हो जाता है स्टमक के अंदर, लेकिन मेनली जो फैट का डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। न्यूक्लिक एसिड की बात करोगे, मतलब मेजरली कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मेजर डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मेजर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। बस यही है। आगे आते हैं अभी कैसे होता है, अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यही बात को क्या लिख रखा है। द बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, चबाना, निकलना। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली, ठीक है। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू अ बोलस। सलाइवा के हेल्प से क्या बनता है, बस याद रखना टर्म, उसको बोलते हैं बोलस, ठीक है। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द ईसोफेगस। बोलस बना लिया सलाइवा के हेल्प से, उसको फिर ईसोफेगस में लाया, फेरिंग्स ईसोफेगस होकर के कहाँ लाया? विद द हेल्प ऑफ डिग्लूटेशन। अरे घोटना को बोलते हैं डिग्लूटेशन, किसी को घोट रहे हो ना, तो घोट घोट के उसको नीचे ले आया हमने, फेरिंग्स ईसोफेगस स्टमक में ले आओगे, ठीक है। द बोलस फर्दर passes down through the esophagus by successive wave of muscular contraction called as peristalsis. पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन होगा, दबा दबा के फूड को नीचे लेकर के आएंगे, उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। कुछ टर्म्स है, बोलस, डिग्लूटेशन क्या होता है, पेरिस्टालसिस क्या होता है, देख लेना। स्वेलोइंग को बोलेंगे डिग्लूटेशन, कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस, बोलस जो है एडहेर्ड फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, ठीक है। द गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, पहले भी आ चुका है, होता है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। द सलाइवा, अब देखो, द सलाइवा secreted into the oral cavity contains electrolytes like sodium plus, potassium plus, chloride, bicarbonate लिखा है, क्लोराइड लिखाया था, बाइकार्बोनेट लिखाया था, याद कर लो। ये भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम आयन भी होता है, क्लोराइड आयन भी होता है, बाइकार्बोनेट भी होता है सलाइवा के अंदर। एंड एंजाइम्स, जिसका नाम मैंने बताया था सलीवरी अमाइलेज, जिसको आप टाइलिन कहते थे। एंड लाइसोजाइम, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है, याद रखना। कंपोनेंट सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, chloride ion, bicarbonate ion, enzymes like salivary amylase, which is a starch digesting enzyme, and lysozyme, which is antibacterial enzyme, ठीक है। The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase. Digestion start कहाँ पे होता है बच्चे? याद रखना, digestion start होता है हमारे ओरल कैविटी के अंदर ही। किसकी हेल्प से? वहाँ पे तो हो रहा था ना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सेलिवरी अमाइलेज। तो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? हमारे ओरल कैविटी इटसेल्फ में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च, यहाँ लिखा हुआ है, इज हाइड्रोलाइज हियर बाय दिस एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच, वहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 6.8, स्लाइटली मतलब
एसिडिक ही है, ज़्यादा एसिडिक नहीं। अब 7 होगा तो बेसिक, 7 होगा तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो स्लाइटली एसिडिक पीएच है वहाँ, उसको करेक्शन कर लेना, मैंने लिखवाया था ना यहाँ पे 7.8 लिख दिया था उसको, गलती से मैंने यहाँ पे कहा है। इसको सही कर लेना भाई, ये क्या था, ये होगा हमारा, ये इसको सही कर लेना, ये 6.8 है। ऑप्टिमम पीएच क्या है हमारे सैलिवरी एमाइलेज का, वो है 6.8 विच इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, करेक्शन है ये, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। सो वही है। सो अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज हेयर, बता चुका हूँ, 20% कहा था, 30% कर लो उसको। बाय दिस एंजाइम ऑप्टिमम पीएच 6.8 इनटू अ डाइसैकेराइड नोन एज मल्टोज। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है हमारा, इसको मल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज, अबाउट 30% स्टार्च को ओरल कैविटी इटसेल्फ में। मेल्टोज एक हमारा डाइसैकेराइड है, इसके अंदर 2 शुगर है, डाइसैकेराइड 2 शुगर, ठीक है, 30%। तो ये वाला वही बात को एक पाई चार्ट में ऐसे लिख दिया रिएक्शन के फॉर्म में, ठीक है। अब म्यूकोसा स्टमक की बात करेगा, उसकी तो बात हो गई हमारे ओरल कैविटी की सैलिवरी एमाइलेज की, ठीक है। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, उसके पास 3 तरह के सेल होते हैं, एक तो होता है म्यूकस नेक सेल, एक होता है पेप्टिक या फिर चीफ सेल, एक होता है पराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। म्यूकस नेक सेल निकालते हैं म्यूकस, एज द नेम सजेस्ट। पेप्टिक या फिर चीफ सेल निकालते हैं पेप्सिनोजन, इज अ प्रो एंजाइम, जहाँ भी जेन आएगा ना वो एक्टिव नहीं होता, प्रो एंजाइम है, उसको एक्टिव किया जाएगा, अब कैसे होगा मैं देखूंगा बाद में अभी। और जो हमारा तीसरा सेल पैराइटल सेल है, ये निकालेगा 2 चीज, एक निकालेगा HCl और एक निकालेगा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जब कभी भी ना इसकी डिफिशियंसी होती है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर की, तो हमारे बॉडी जो होता है एक पर्टिकुलर एनीमिया का शिकार हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, और उस एनीमिया का नाम है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया इज बेसिकली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। सवाल ऐसे आ सकता है कि इफ इन अ पर्टिकुलर लीजन, इन अ पर्टिकुलर डिजीज, मान लो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड का पराइटल सेल डैमेज हो गया है, पराइटल सेल डैमेज हो गया है, so will it cause pernicious anemia? Yes, it will cause pernicious anemia. What is pernicious anemia? तो इसके बारे में एक ब्रीफ सा इन्फॉर्मेशन ये लिखो, जो हमारे बॉडी में विटामिन B12 होता है ना, उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, विटामिन B12 का। और इस विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ना कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का जरूरत पड़ता है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जरूरत पड़ता है किसका, इंट्रिंसिक फैक्टर का, जो कि निकलता है हमारे पैराइटल सेल्स से। अब क्या होता है, अगर पैराइटल सेल डैमेज है तो इंट्रिंसिक फैक्टर निकलेगा ही नहीं हमारे बॉडी से, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। एंड इफ विटामिन B12 इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट विल फाइनली लीड टू अ डिजीज, कंडीशन ऑफ एनीमिया विच इज नोन एज पर्नीशियस एनीमिया। क्या होते हैं, पर्नीशियस एनीमिया, बस ये याद रखना, इस तरह से होता है, ठीक है। सो म्यूकस नेक सेल निकाल दिया म्यूकस, पेप्टिक सेल निकाल दिया पेप्सोजन, और पैराइटल सेल निकाल दिया एक तो HCl और एक इंट्रिंसिक फैक्टर। अब देखो कैसे कैसे काम होता है। जो HCl है ना, ये हमारे स्टमक को हाईली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द नीड ऑफ हाईली एसिडिक मीडियम? बिकॉज जो एंजाइम प्रो एंजाइम देख रहे हो पेप्सिनो यहाँ पे, इट विल बी एक्टिव ओनली इन हाईली एसिडिक मीडियम। तो ये पेप्सिनोजन था ना, प्रो एंजाइम था, अभी एक्टिव नहीं है। तो जैसे ही पैराइटल सेल से HCl निकलेगा, इट विल कन्वर्ट पेप्सिनोजन into पेप्सिन। सो पेप्सिनोजन पेप्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ HCl। HCl बोल लो या फिर एसिडिक pH of 1.8। So in the acidic pH which is provided by HCl in the stomach around 1.8 pH, this pepsinogen which is a proenzyme it will be converted into enzyme pepsin which is active form of pepsinogen. It is active
फॉर्म एंड पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। सो दिस HCl it will convert proenzyme pepsinogen into active enzyme. This is active enzyme pepsin, and it will further lead to breakdown of proteins into simpler molecules. देखते हैं कैसे। HCl का काम हो गया। इसका काम मैंने बताया आपको, इंट्रिंसिक फैक्टर, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, डिफिशियंसी विल लीड टू पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। पेप्टिक सेल, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय द HCl। म्यूकस नेक सेल, म्यूकस निकालता है। म्यूकस क्यों निकलता है? इट इज बेसिकली म्यूकस की भी जरूरत है, इतना हाईली एसिडिक हमारे सिस्टम के अंदर, वहाँ पे मसल्स वगैरह है ना, वहाँ पे विसरल ऑर्गन्स, चाहे विसरल जो लेयर है हमारे मतलब स्टमक का अंदर वाला लेयर, हो सकता है वो एसिडिटी की वजह से वो गल जाए, हो सकता है उस पर कुछ इफेक्ट आ जाए, हो सकता है उसको एक्सकोरिएट कर दे, बर्बाद कर दे, मतलब उसको लेयर को ही कहीं, मतलब इतना हाईली एसिडिक मीडियम है, मान लो कि वो हमारे लेयर को ही, स्टमक के लेयर को ही खा जाए, उसको डाइजेस्ट कर दे, तो उससे बचाने के लिए कुछ म्यूकस होता है वहाँ पे लेयर पे मौजूद होता है, जो कि स्टमक के डाइजेशन को रोकता है, खुद उसके लेयर को, तो इट विल सेव स्टमक फ्रॉम इट्स एसिडिटी ना, ये काम होता है इसका, ठीक है ना। आगे आते हैं, पढ़ते हैं जरा, यही सब बातें हैं, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, सारी बातें हो ही चुकी हैं। हाँ, देखते हैं क्या क्या है। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours, आ सकता है यार, 4 से 5 घंटे फूड रहता है स्टमक के अंदर। The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movement of its muscular wall and is called the chyme. स्टमक के अंदर फूड आ गया, एसिडिक कंटेंट के साथ मिक्स होगा, एंड नाउ इट इज नोन एज काइम। पहले बोलस था हमारे मुंह के अंदर, स्टमक के अंदर आया तो काइम बन गया, बाय द मिक्सिंग ऑफ HCl, काइम कहा जाएगा उसको अब। काइम काइम कुछ और नहीं है, बस बाइल का एक अलग सा रूप है, एसिडिक रूप, ठीक है। The proenzyme pepsinogen on exposure to hydrochloric acid gets converted into active enzyme pepsin, आ चुका है बात, ठीक है। पेप्सिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, कुछ नहीं है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक, राइट, ऑफ द स्टमक, ऑब्वियसली गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात हो रही है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन्स, प्रोटीन्स को तोड़ेगा प्रोटीओजेस में, किसमें तोड़ेगा? प्रोटीओजेस प्लस पेप्टोन्स, इन सब में तोड़ेगा हमारा ये पेप्सिन। कौन? यहाँ पे आएगा पेप्सिन, जो कि पेप्सिनोजन से बना है विद एक्टिविटी ऑफ HCl, ठीक है। It will convert proteins, it is a proteolytic enzyme, it will convert protein into simpler molecules like proteases and peptones, ठीक है। आगे आते हैं। The mucus and bicarbonates present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of mucopithelium from the excoriation by highly concentrated hydrochloric acid। मैंने कहा था कि जो म्यूकस निकलता था, कहाँ गया म्यूकस? ये म्यूकस जो निकलता था हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, म्यूकस नेक सेल से, इसका काम ही तो यही है, हमारे म्यूकोसल एपिथेलियम सिस्टम को सेव करना फ्रॉम द एसिडिक पीएच या फिर HCl से। बाइकार्बोनेट का भी नाम ले रहा है, कोई बात यहाँ पे ख्याल, लेकिन बाइकार्बोनेट भी बनता होगा, म्यूकस था लेकिन वहाँ पे, तो म्यूकस का काम क्या है? हमारे HCl से हमारे स्टमक को बचाता है म्यूकस, ठीक है। बाइकार्बोनेट पता नहीं क्यों लिखा है, लेकिन उसका काम भी वही होता है, लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, यहाँ पे म्यूकस आता है, ठीक है। HCl प्रोवाइड्स एसिडिक pH, 1.8 का pH बता चुका हूँ। ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स, पेप्सिन के लिए यही pH ऑप्टिमल होता है, या बोलो कि इसी pH पे पेप्सिनोजन एक्टिवेट होता है, इसीलिए बोलते हैं ऐसा। अब देखो रेनिन, याद रखना भाई, रेनिन ये वाला अलग है, ये रेनिन हमारा अलग है, जिसमें ए गेन होता है वो अलग है। हट जा भाई यहाँ से, तू हट, हटो भाई, हटो। ये वाला रेनिन ना, ये रेनिन, नहीं हटोगे क्या भाई? जा यार, ये रेनिन अलग है हमारा,
और ये वाला रेनिन अलग है, जहाँ डबल एन आया ना वो अलग है। ये वाला है हमारे स्टमक के अंदर, कहाँ है, स्टमक के अंदर ये रेनिन। और ये वाला आएगा आपको किडनी के अंदर, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ोगे, रास सिस्टम, वहाँ आएगा सिंगल एन वाला। और डबल एन रेनिन वाला जो है स्टमक के अंदर आता है। तो रेनिन कुछ नहीं है, बेसिकली एक एक्स्ट्रा एंजाइम है, प्रोटीलिटी एंजाइम, जो कि इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में होता है। किसके अंदर, इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में। कहाँ होता है, द प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। मतलब पेप्सिन के अलावा रेनिन भी आता है वहाँ पे। पहले वो होता है प्रो रेनिन, लेकिन एचसीएल जहाँ जैसे आएगा हमारे स्टमक के अंदर, तो एचसीएल की हेल्प से वो रेनिन बनेगा ओनली इन इन्फेंट्स, ठीक है ना। सेम वही, विच हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। मिल्क प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोटीन्स होते होंगे। कैसिन प्रोटीन मिल्क के अंदर होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिन प्रोटीन्स, मिल्क का प्रोटीन है। इसके डाइजेशन के लिए आएगा रेनिन। क्या आएगा, डबल एन वाला रेनिन। इट विल ब्रेक इट इनटू कैल्शियम पैरासिनेट, पता नहीं ऐसा कुछ नाम होता है, बट इट इज कैसिन ब्रेकिंग एंजाइम। कैसिन को कैल्शियम पैरासिनेट में ब्रेक करेगा। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको बस। मिल्क के प्रोटीन एक जैसे कैसिन प्रोटीन है, उसको ये ब्रेक करता है रेनिन इन्फेंट्स के अंदर, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ से सवाल आएगा भाई, एक लाइन लिख के छोड़ दिया कि हमारे स्टमक के अंदर लाइपेजेस भी बनते हैं, ठीक है ना, ये लाइपेज बनते हैं। सवाल ऐसे पूछ देगा कि सपोज एक इंसान ने बटर वाला खाना खाया, सपोज अ पर्सन हैज ईटन बटर, अ फूड विच इज कंटेनिंग बटर, ठीक है ना। सो बताओ कि उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा। मुंह के अंदर फैट की बात कुछ भी नहीं हुई थी, मैं कह रहा हूँ लाइपेजेस। लाइपेजेस कुछ नहीं होता, बेसिकली फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को लाइपेजेस बोलते हैं बायोलॉजी में। लाइपेज होते हैं ना, ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम को हम लोग अमाइलेज कह रहे हैं। क्या कहते हैं, अमाइलेज। जो लाइपेज है ना, they are fat digesting enzymes and a small amount of lipases are also present in digestive juice, मतलब इसमें गैस्ट्रिक जूस के अंदर। सो डाइजेशन ऑफ फैट्स, लाइपेजेस विल स्टार्ट इन स्टमक ओनली। तो कोई बटर वाला फूड खाओगे ना, उसका डाइजेशन हमारे स्टमक से ही स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर देयर। बस इस बात को याद रखना, सवाल आया था एक बार पीएमटी में, मैंने देखा था, ठीक है। सो आगे देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड लेयर था ना मस्कुलरिस, जो कि इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, स्मूथ मसल की लेयर थी। सो वेरियस टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वो हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है इनवॉलेंट्री सिस्टम। और वो अलग तरह के मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अलग अलग तरह के मूवमेंट वो जनरेट करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, मस्कुलरिस लेयर। These movements help in thorough mixing up of the food with various secretions of intestine and thereby facilitate the digestion. मिक्सिंग करेगा, अलग अलग मूवमेंट होकर उसको खाने को अच्छे से मिक्स करेगा, यही कह रहा है बेसिकली। अब स्टमक से इंटेस्टाइन में आ गया बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ से इंटेस्टाइन की बातें हो रही है, ये पूरा इंटेस्टाइन की बात होगी। अभी ये स्टमक की बात हुई थी, ये पूरा, उसके ऊपर अब सलीवरी अमाइलेज की बात किए थे, स्टमक की बात हो गई। अब इंटेस्टाइन पे आ रहे हैं। मस्कुलर इसलिए अलग अलग तरह के मूवमेंट्स करते हैं, इसकी वजह से फूड का थोरो मिक्सिंग होता है। पहले बोलस था, फिर काइम था, अब इंटेस्टाइन में आया, ठीक है ना। These movements help in thorough mixing up of the food with various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैसे डाइजेशन होता है हमारे इसके अंदर, ठीक है ना। सबका देखेंगे कैसे कैसे होता है अलग अलग फूड का, ठीक है। यहाँ है, ठीक है। अब हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक छोटा सा फंडा आप लोग याद रखना, इन जनरल, ऑब्वियसली इन जनरल, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन की बात करोगे ना, सो डाइजेशन इन जनरल इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट तो करेगा पैंक्रियाज किसी भी चीज का,
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ऐसे इसे लिखा जाए इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, उसमें भी ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर होता है मेनली, ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर डाइजेशन स्टार्टेड बाय पैंक्रियाज, ठीक है। एंड जो फाइनल एक्शन होगा ना, फाइनल एक्शन है इंटेस्टाइन, फाइनल एक्शन बाय इंटेस्टाइन। ये बेसिक फंडा याद रखना। किसी भी बड़े प्रोडक्ट पे एक्ट करेगा पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का भी सिक्रेशन हमारे इंटेस्टाइन में ही आता है, ड्यूडेनम के अंदर ही। सो पहले एक्ट करेगा पैंक्रियाज और बाद में एक्ट करेगा जो छोटी मोटी चीज़ बन जाएगा ना, बड़ा भाई बोलेगा कि पहले मैं तोड़ देता हूँ, वो है पैंक्रियाज। बड़ी चीज़ को मैं छोटा करता हूँ, तुम्हारे औकात से बाहर है। अब इंटेस्टाइन बोलेगा हाँ अब छोटा हो गया, अब जाइए मैं अब काम कर लूँगा, वो वाली बात है। पहले पैंक्रियाज काम करेगा, बड़ी चीज़ को छोटा कर देगा, और बाद में ना इंटेस्टाइन बोलेगा कि हाँ ठीक है अब मैं काम कर सकता हूँ, आप चले जाइए यार, और बाद में इसको तोड़ देगा। बेसिक फंडा है, ठीक है। अब कैसे कैसे है मैं इसको समझाता हूँ आपको। इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं ग्लैंड, जिसको आप बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड को हम लोग क्रिप्स ऑफ लिवर हुन कह रहे थे, अगर आपको पता हो, क्रिप्स ऑफ लिवर हुन, विलाई के बीच में होते थे, याद है, बेसिस ऑफ विलाई पे क्रिप्स ऑफ लिवर हुन। सो बेसिकली इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, उनके पास लगभग सारे फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए एंजाइम होता है, ठीक है। जैसे क्या होगा आगे आएगा, अभी फिलहाल मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ पहले, फिर इस पे वापस आऊंगा मैं। सबसे पहले ना कुछ प्रोटीन्स तो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो गए थे इन पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस। जो डाइजेस्टेड पार्ट ये है वो भी, और जो बचे हुए प्रोटीन है वो सारे के सारे आएंगे हमारे इंटेस्टाइन में। सबसे पहले उन पे एक्ट करेगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारे पैंक्रियाज का एंजाइम है। ये हमारे, मैंने कहा था ना पहले पैंक्रियाज के एंजाइम आएंगे, बाद में इंटेस्टाइन के एंजाइम आएंगे। तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम, क्या ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है किसका, तो पैंक्रियाज का। तो पहले एक्ट करेगा ट्रिप्सिन, और भी होते हैं, काइमोट्रिप्सिन भी होते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज वगैरह होते हैं, ये सारे होते हैं, तीनों के तीनों पैंक्रियाज के ही हैं, प्रोटियोलिटिक हैं। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, कोई चेन प्रोटीन के चेन को कोई बीच से तोड़ता है, कोई साइड से तोड़ता है। इनका नेम ऐसे हो सकता है, इट कैन बी एंडोपेप्टाइडेज अगर बीच से तोड़ेगा, इट कैन बी एक्सोपेप्टाइडेज अगर साइड से तोड़ेगा। नहीं पूछेगा आपसे, प्रीवियस आता था, मतलब पीएमटी जब एनसीईआरटी लेवल का नहीं था तब आता था सवाल, अब नहीं पूछेंगे आपसे कोई ये। बस याद रखो कि चाहे वो ट्रिप्सिन हो, चाहे काइमोट्रिप्सिन हो, चाहे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों के तीनों पैंक्रियाज के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, एंड इट विल ब्रेक प्रोटीन्स, और उसका जो डाइजेस्टेड फॉर्म था स्टमक के अंदर, इनटू डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड का मतलब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, टू अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन को आप बोलेंगे डाइपेप्टाइड। प्रोटीन्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड थे, उनको हमने छोटा किया था स्टमक के अंदर, पेप्टोन्स प्रोटियोज में 50-60 मान लो जितना भी रहा हो। अब उसको और छोटा कर दिया इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, डाइपेप्टाइड में, ये रहा। जैसे ही डाइपेप्टाइड बन गया, अब इंटेस्टाइन बोलेगा भैया आपका काम हो गया, आप जाइए। छोटा हो गया ना डाइपेप्टाइड, प्रोटीन बड़ा था, हमारे औकात से बाहर था, हमसे होगा नहीं। अब क्या होगा कि डाइपेप्टाइड बन गया, अब कहेगा कि हाँ अब मेरे से काम हो जाएगा, आप जाइए पैंक्रियाज भाई, आप निकल जाइए, अब हम कर लेंगे काम, ठीक है। आएंगे पैंक्रियाज पे, अब इंटेस्टाइन पे आएंगे, ठीक है। वो कहेगा भाई आपका काम हो गया, आप जाइए अब, ठीक है। अब क्या करेगा, इंटेस्टाइन में क्या हुआ, सेम चीज, डाइपेप्टाइड जो बनाया था आप विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन वगैरह की हेल्प से, इंटेस्टाइनल जूस का, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलेगा इंटेस्टाइनल जूस, उसके पास होगा डाइपेप्टाइड, जैसे मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट एवरी food digesting enzyme is present there in the intestinal juice secreted by intestinal gland, ठीक है। सो डाइपेप्टाइड्स पे एक्ट करेगा डाइपेप्टाइडेजेस, डेजेस मतलब इसको तोड़ने वाला, डाइपेप्टाइड तोड़ने वाला,
और क्या बनेगा, 2 अमीनो एसिड बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 अमीनो एसिड था। ये काम तो हो गया। पहले पैंक्रियाज एक्ट किया, डाइपेप्टाइड बनाया, फिर उसको भगाया कि आप जाए, मैं काम कर लूंगा, और इंटेस्टाइन ने डाइपेप्टाइडेज की हेल्प से उसको अमीनो एसिड्स में तोड़ दिया, 2 अमीनो एसिड्स। ठीक है, अगला फूड देखते हैं क्या है हमारा। अगला फूड क्या है, प्रोटीन की तो बात ऐसे हो गई हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अगला फूड था पॉलीसैकेराइड। देख भाई, कुछ पॉलीसैकेराइड तो हमारे अराउंड 30% का तो हो गया था हमारे माउथ के अंदर ही विद हेल्प ऑफ अमाइलेज। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग 70% का होगा ना, यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड करेंगे पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये कौन सा अमाइलेज होगा भाई, पहले ये होगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पीए, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पहले पैंक्रियाज ऐड करता है इंटेस्टाइन में, बाद में ऐड करता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलने वाला। ठीक है, सो इट विल ब्रेक पॉलीसैकेराइड इनटू डाइसैकेराइड्स, कोई डाउट है इसमें। ठीक है, अब डाइसैकेराइड बन जाएगा तो फिर इंटेस्टाइन बोलेगा कि भाई आप निकल जाओ, मेरा काम हो गया, अब मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, मेरे औकात से बाहर नहीं है। अब आएगा इंटेस्टाइन का रोल, अब कहेगा कि चलो भाई, आपने डाइ बना देना डाइपेप्टाइड, तो ये चारों सब के सब जो हैं, मल्टोज लैक्टोज कहाँ गए भाई, चाहे वो मल्टोज हो, चाहे वो लैक्टोज हो, चाहे वो सुक्रोज हो, तीनों के तीनों है डाइसैकेराइड। इन तीनों के अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल है। मल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज होते हैं, लैक्टोज के अंदर एक ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। ये तीनों के तीनों क्या है, ये सब शुगर है, ये सब मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। इन सब से मिलकर क्या बना, ये डाइसैकेराइड, सैकेराइड, डाइसैकेराइड, तीनों के तीनों डाइसैकेराइड है। तो पहले स्टार्च से बना डाइसैकेराइड्स, ओके, दैट कैन बी मल्टोज, दैट कैन बी लैक्टोज, दैट कैन बी सुक्रोज, दैट कैन बी अल्फा डेक्सट्रिन्स, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनका नाम है मल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। अब मल्टोज पैक करेगा, इनको तोड़ने वाला एंजाइम्स को बोलेंगे मैल्टेज, एज लग जाएगा ना, मैल्टेज, मल्टोज को तोड़ने वाला, लैक्टोज को तोड़ने वाला लैक्टेज, सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज। और टूट के क्या बनेगा, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वही बनेगा ना। सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है, इसलिए बन जाएगा। लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, बन जाएगा। मल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज होता है, बन जाएगा बेसिकली। सो बेसिकली दीज आर डाइसैकेराइड्स, इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय इंटेस्टाइनल जूस, उसके एंजाइम्स maltases, lactases, sucrases respectively to form 2 glucose, glucose and galactose, glucose and fructose respectively। ये होगा। ठीक है, अभी तक प्रोटीन का हो गया और पॉलीसेकेराइड्स का या फिर शुगर का हो गया। ठीक है ना, पहले पैंक्रियाज आया और बाद में इंटेस्टाइन ने काम संभाल लिया। अब आगे देखते हैं किसकी बात कर रहा है। अभी फूड पार्टिकल्स और भी तो होते हैं, फैट्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है ना, सो फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस। ऑब्वियसली लाइपेज थे ना फैट्स के लिए, स्टमक में थोड़ा ना, स्टमक में स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर प्रेजेंट इन स्टमक। ठीक है ना, फैट्स के लिए होते हैं फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, लाइपेजेस बोलते हैं उनको, विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। भाई ये बात समझ में नहीं है आपको कि विद द हेल्प ऑफ बाइल क्या होता है, लाइपेजेस है ही ना। सो बेसिकली जो लाइपेजेस होते हैं ना, दे आर इनएक्टिव। क्या होते हैं, इनएक्टिव। फैट के मॉलिक्यूल्स जो हम खाते हो, मतलब वो एंजाइम के लिए बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऑलमोस्ट आप खा रहे हो तो उसको छोटा करके खाते हो, बट वो एंजाइम के लिए वो बड़े ही हैं, एंजाइम के लिए वो बड़े हैं, दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर एंजाइम। तो क्या होता है ना, हमारे बाइल के अंदर कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हमारे बाइल के अंदर, बाइल जूस के अंदर, जैसे कि दैट कैन बी सोडियम ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, दैट कैन बी सोडियम टोरोकोलेट, टोरो को नाम याद मत करना, बस ऐसे ही बताने के लिए बता रहा हूँ। सो हमारे बाइल के अंदर कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, और सो दे हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं फैट को, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब बेसिकली बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स एंजाइम के लिए उनको आप छोटा कर दो, जिससे
लाइपेजेस के एक्शन फैसिलिटेट हो पाए, मतलब लाइपेजेस उन पे एक्शन करना शुरू कर दे। मतलब जो हमारा बड़ा वाला फैट था इसको एमल्सिफाई करके छोटा कर दिया, जिसपे इस वाले पे लाइपेजेस एक्ट कर पाए। सो यही है इमल्सिफिकेशन, बड़े वाले फैट को छोटे वाले में कन्वर्ट कर दो कि लाइपेजेस उस पर काम करना शुरू कर दे। ठीक है, इस पे लाइपेजेस काम करेगा, वही लिख रखा है कि बाइल सॉल्ट्स लाइक सोडियम ग्लाइकोलेट, लाइक सोडियम टोरोकोलेट, दे एमल्सिफाई बड़ा फैट मॉलिक्यूल इनटू छोटा फैट मॉलिक्यूल जिसपे लाइपेजेस एक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो यही है, fats are broken down by lipases and its action is facilitated by what? Organic bile salts, ना, like sodium glycolate, sodium taurocolate, ठीक है ना। And fats are broken down into diglyceride, monoglyceride। ग्लिसराइड क्या होते हैं भाई? फैट्स आर बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स। क्या होते हैं फैट्स? वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड। फैट्स के अंदर क्या होता है कि एक ना ये होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर में ग्लिसरॉल, और इस पे फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं बॉन्ड से, एक फैटी एसिड, दो फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस थ्री फैटी एसिड्स, एक दो थ्री, ग्लिसरॉल थ्री फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड। क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड को आप बोलते हैं क्या? यही फैट है हमारा। तो पहले क्या होगा, पैंक्रियाज के जो लाइपेज एक्ट करेंगे, क्या करेंगे इस पे? पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेंगे। यहाँ पे लाइपेज का एक्शन होगा, लाइपेज का एक्शन, और ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा, एक फैट के बॉन्ड को। जैसे ये वाला फैट हटेगा तो दो फैट है और ग्लाइसरॉल है, दो फैट और ग्लाइसरॉल, इसका नाम होगा डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड तो क्या करेगा पैंक्रियाज? या तो एक फैट हटाएगा या तो दो फैट हटाएगा। अगर एक फैट हटाया तो दो फैटी एसिड बचेंगे, नाम होगा पूरे स्ट्रक्चर का डाइग्लिसराइड। अगर इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, तो एक फैटी एसिड बचेगा और साथ में ग्लिसरॉल बचेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम होगा मोनोग्लिसराइड। सो डिपेंडिंग ऑन कि पैंक्रियाटिक लाइपेज कितने फैट को हटाता है ट्रिग्लिसराइड से, कितने फैटी एसिड्स को हटाता है, सॉरी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू या तो डाइग्लिसराइड या तो मोनोग्लिसराइड। वही बात है, कुछ भी बन सकते हैं, दोनों बन जाते हैं। सो फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। तो फैट लाइपेज की हेल्प से, जिसको फैसिलिटेट करता है बाइल सॉल्ट्स, डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, मान लो कि डाइग्लिसराइड ही है, मतलब मोनोग्लिसराइड बहुत कम ही बनते हैं, तो फिर इंटेस्टाइन बोलेगा भाई सारा काम तुम कर लोगे तो हम क्या करेंगे, हमको भी मौका दो, हम भी तो बने हैं ना कुछ करने के लिए। चलो तुम थोड़ा बहुत मोनोग्लिसराइड तुम बना लो, बाकी हम बनाएंगे, ठीक है, अब हमको टाइम दो। तो आएगा तो ठीक है भाई, 80% डाइग्लिसराइड को हम तोड़ दिए हैं, 20% को तुम तोड़ दो। तो आ नीचे देखते हैं। तो जो मोनोग्लिसराइड हमारे पास था, ये वाला, ये हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। डाइग्लिसराइड तो ये रहेगा ना, एक फैटी एसिड यहाँ पे और एक फैटी एसिड यहाँ पे। कुछ ऐसे भी थे, इसको आप डाइसैकेराइड बोलते थे, या कुछ ऐसे भी थे, इसको आप मोनोसैकेराइड बोलते थे, और यहाँ पे ये ग्लाइसरॉल है, ये ग्लाइसरॉल है। तो मेनली तो आपको ये बने थे, क्योंकि पैंक्रियाटिक लाइपेज ने मेनली मोनोसैकेराइड बनाया था, डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड, लेकिन कुछ ये भी बच गए थे डाइसैकेराइड भी, ठीक है ना। इन दोनों पे एक्ट करेगा फिर इंटेस्टाइनल लाइपेज, लाइपेज ही होंगे, एक्ट करेंगे इन पे इंटेस्टाइनल लाइपेज। क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल लाइपेज, और इन बॉन्ड्स को तोड़ देंगे। क्या करेंगे? इस वाले केस में बनेगा दो फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, यहाँ भी बनेगा फैटी एसिड ग्लाइसरॉल, तो क्या बनेगा? फैटी एसिड्स एंड प्लस ग्लिसरॉल। तो डाई एंड मोनोग्लिसराइड विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल लाइपेजेस, ये इंटेस्टाइनल लाइपेज है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। सी ये हमारे फैट्स का भी हो गया। पहले पैंक्रियाज का आया था, विद द हेल्प ऑफ बाइल इट कन्वर्टेड फैट्स इनटू diglycerides and some into monoglycerides, and remaining all the diglycerides and monoglycerides, it will be acted upon by intestinal juice to convert them into fatty acids and glycerol ultimately। लास्ट में क्या बनता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, आगे आते हैं जरा, अब न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, चलते हैं भैया जरा न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं। कहाँ है न्यूक्लिक एसिड? पकड़ो उसको।
ये रहा। न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है न्यूक्लिएजेस। क्या होता है भैया? न्यूक्लिएजेस। In the pancreatic juice act on the nucleic acid to form nucleotides and nucleosides. न्यूक्लिक एसिड लाइक हमारे पास डीएनए है या फिर आरएनए है, ये दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं भाई। क्या है ये? न्यूक्लिक एसिड्स। इन पे एक्ट करेगा न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिक एसिड पे करेगा एक्ट न्यूक्लिएजेस एंड इट विल ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या ब्रेक करेगा? डीएनए के बीच में क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ना। क्या होता है? ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? डीएनए की बात कर लो, क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है, अगला न्यूक्लियोटाइड है, अगला न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह से जुड़ता जाता है ना बेसिकली। फिर एक न्यूक्लियोटाइड, दो चेन होती है ना न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड है, एन से न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली, और आपस में ये जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये एक चेन हुई, एक दूसरी चेन हुई, इनके बीच के जो ये बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड, इनको बोलते हैं आप लोग ईस्टर बॉन्ड है। एक ईस्टर बॉन्ड, दो ईस्टर बॉन्ड, तीन ईस्टर बॉन्ड, एक तरफ ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे हुआ, एक तरफ ईस्टर बॉन्ड ए वाला, ये वाला, ये वाला। तो डीएनए के अंदर बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, एक तरफ इस चेन में, एक तरफ इस चेन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसको ब्रेक करता है न्यूक्लियस, इस पे एक्ट करेगा, इस पे एक्ट करेगा, इस पे एक्ट करेगा, इस पे, इस पे, इस पे। सो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बॉन्ड थे, ये वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड थे ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसको बेसिकली ब्रेक कर देगा वो, और न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लिक एसिड का प्रोडक्ट क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बनेगा भैया? न्यूक्लियोटाइड्स। किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की बात करो, इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। कितने चीज से बना होता है भाई? तीन चीज बना होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की बात कर लेंगे ना हम हिंदी में, ऐसे बना होगा। किसी भी न्यूक्लियोटाइड की बात करें हम हिंदी में तो ऐसे बना होगा भैया। एक होगा बेस, नाइट्रोजिनस बेस, एक होगा फॉस्फेट, और एक होगा शुगर। क्या होगा? शुगर। शुगर और बेस को आप एक साथ बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। क्या हुआ कि क्या हुआ हमारे साथ कि बेसिकली न्यूक्लियेजेस ने एक्ट किया कहाँ पे? देखो भाई कहाँ। न्यूक्लियस ने न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट किया, न्यूक्लियस ने न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट किया, न्यूक्लियस, और इसने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ दिया। मतलब न्यूक्लियोटाइड, 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 फिर अलग चेन में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तोड़ दिया, ठीक है ना। और किसी भी कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है तीन चीज़ों से, नाइट्रोजन स्पेस इन द सेंटर, और दोनों तरफ जुड़े होते हैं, एक तरफ फॉस्फेट, एक तरफ शुगर, ठीक है ना। पढ़ो गया बायोमोलिकुलर डिटेल में, बट मैं बता रहा हूँ आपको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियोटाइड बन गया यहाँ पे, ये हमारे उसी ने पैंक्रियाज नहीं बना दिया था, ठीक है। अब क्या होगा? आगे आओगे आप वो, आगे डाइजेशन क्या कर रखा है इसका, इसका जो भी है शायद यहीं पे ख़त्म किया रखा है। मतलब बाद में क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स है, इस न्यूक्लियोटाइड पे फिर एक्ट करेगा आपका इंटेस्टाइन का एंजाइम, इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइन का जो डीएनए ब्रेक करने वाला एंजाइम होगा वो एक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड इट विल ब्रेक दिस न्यूक्लियोटाइड इनटू न्यूक्लियोसाइड्स। कैसे भाई? देखो ऐसे करेगा ये, जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट था ना उसको निकाल देगा बेसिकली, ये जो फॉस्फेट वाला ग्रुप था। तो इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स होंगे, मतलब न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाले, न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करने वाले, न्यूक्लियोटाइडेजेस बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइडेजेस। क्या बोलेंगे ब्रेक करने वाले को? न्यूक्लियोटाइडेजेस। इट विल
बेसिकली ये पूरा न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को हटा देगा और क्या बनेगा, पूरा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा न्यूक्लियोसाइड। सो बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर न्यूक्लियोटाइडेजेस होंगे एंड दैट विल ब्रेक न्यूक्लियोसाइड that will break into that will break न्यूक्लियोटाइड into न्यूक्लियोसाइड। इसके अंदर शुगर और बेस होगा। फॉस्फेट को निकालो बाहर, खत्म करो, ये न्यूक्लियोसाइड है। और इसका फर्दर डाइजेशन करना है तो ये वाले बॉन्ड को भी तोड़ दो, फिर शुगर और बेस अलग हो जाएगा। इस तरह से हमारे डीएनए का डाइजेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लिएजेस फिर न्यूक्लियोटाइडेजेस आएंगे इंटेस्टाइन की वजह से, न्यूक्लिएजेस पैंक्रियाज से। बेसिक फंडा क्या था भाई, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, बेसिक फंडा ये था कि पहले तो आएगा पैंक्रियाज, वो बड़े बड़े चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ देगा। बाद में आएगा इंटेस्टाइन कि हाँ भाई हम काम चला लेंगे, आप निकलो, और वो छोटे चीज़ों को फर्दर तोड़ेगा। बस ये है फंडा। ठीक है, इसमें कुछ बातें और मैं ऐड हूँ। एक पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हमारे इंटेस्टाइन से ही निकलता है। ठीक है, वो बात तो यहाँ कभी कभी पूछ लेते हैं लोग। मैं बता रहा हूँ क्या है, कहाँ पे है वो चीज़, मैं देखता हूँ अभी। यहाँ पे है वो, ये लाइन। प्रोटीन डाइजेशन में सबसे पहले कौन आ रहा था इंटेस्टाइन के अंदर, ट्रिप्सिन आ रहा था ना, पैंक्रियाज वाला। तो ट्रिप्सिन एज इट इज नहीं बनता है, इट इज फॉर्म्ड एज ट्रिप्सिनोजेन, प्रोट्रिप्सिन बोलते हैं उसको। कैसे बनता है भाई, ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में बनता है ना, ट्रिप्सिनोजेन। तो ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, क्योंकि एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑफ पैंक्रियाज है, with the help of enterokinase। enterokinase स्पेलिंग देख लो भाई। सो यहाँ पे enterokinase आएगा, एंड enterokinase, ये रहा enterokinase हमारा, it will break, sorry, it will activate proenzyme trypsinogen into active enzyme trypsin। और एक बार ट्रिप्सिन बन गया तो अलग अलग एंजाइम थे ना, जैसे हमारे पास काइमोट्रिप्सिन थे, हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस थे, देखो ना, ये थे ना हमारे पास। चाहे यहाँ पे ट्रिप्सिन तो बन गया ड्यू टू एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन से, तो एक बार ट्रिप्सिन बन गया तो काइमोट्रिप्सिन जो है ना और ऑक्सीपेप्टाइडेज जो है ऐसे नहीं होते हैं। एक्चुअली काइमोट्रिप्सिनोजन भी प्रो फॉर्म में फॉर्म होता है, इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड एज काइमोट्रिप्सिनोजन। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज फॉर्म्ड एज प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इन एक्टिव फॉर्म। लेकिन एक बार आपने ट्रिप्सिन बना लिया तो इट विल एक्टिवेट chymotrypsinogen into chymotrypsinogen into chymotrypsin, activated form of chymotrypsinogen, trypsinogen सही से बोल रहा हूँ, and it will also activate pro carboxypeptidase into carboxypeptidase which is active form। एक बार ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करा लो विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है। एंटेरोकाइनेज इट विल एक्टिवेट ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, एंड वंस ट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड, ट्रिप्सिन इज फॉर्म्ड, इट विल एक्टिवेट all other proteolytic enzyme of pancreas like chymotrypsinogen into chymotrypsin, pro carboxypeptidase into carboxypeptidase। ये था बेसिकली फंडा। कहाँ से निकलता है एंटेरोकाइनेज, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, पैंक्रियाज से नहीं, लिवर से नहीं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है हमारा एंटेरोकाइनेज। ठीक बात, आगे आते हैं जरा। ठीक है, देखते हैं, ये रहा। ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं दिखा मुझे, वही है एंटेरोकाइनेज म्यूकोसा which in turn activates other enzymes in the pancreatic juice, बताया था मैंने, वही काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज वगैरह। बाइल जो रिलीज हुआ हमारे ड्यूडेनम में, इट कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बाइल पिगमेंट्स पूछते हैं भाई, नाम याद रखना इनका। बाइल के अंदर एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तो होता ही है, साथ में विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, साथ में कुछ बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं भाई, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन।
ये सब बस नाम याद रखना, ठीक है। बाइल हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बड़े वाले फैट इनटू छोटे वाले फैट, वही है, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल मिसलीज, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस, क्या लाइन सही है? बिल्कुल भाई, लाइपेजेस एक्ट करते ही नहीं अगर फैट छोटा नहीं होता। सो एमल्सिफिकेशन के प्रोसेस से बाइल बेसिकली लाइपेजेस को एक्टिवेट कर रहा है ना, वही बात है। उनके एक्शन को फैसिलिटेट करने का मतलब उनके एक्शन को एक्टिवेट करना ना, वही बात है, ठीक है ना। आगे आते हैं। ये सकस इंटेरिकस कुछ नहीं होता है, इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं सकस इंटेरिकस। क्या है ये? इंटेस्टाइनल जूस। ये पूछ सकता है व्हाट इज द अदर नेम फॉर इंटेस्टाइनल जूस? सकस इंटेरिकस इज इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलेगा। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं इंटेस्टाइन में? एक नाम पता है आपको, क्रिप्स ऑफ लिवर, हुन, म्यूकोसल ग्लैंड, ठीक है। The intestinal mucosal epithelium has goblet cells, goblet cells mucosa के ऊपर होंगे goblet cells, ये हमारा intestinal mucosa है, इसके ऊपर होंगे goblet cells, क्या होंगे ये? goblet cell मान लो। goblet cell जहाँ कहीं भी बायोलॉजी में आएगा ना वो म्यूकस निकालता है, क्या निकालता है भाई? म्यूकस। ये हमारे इंटेस्टाइन का म्यूकोसा है, बेसिकली ये म्यूकोसा है, सबसे अंदर वाली लाइनिंग जो होती है एपिथेलियम वाली, ठीक है। कहाँ गया भाई? द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस निकालेगा। म्यूकस का काम वही होता है एक्सकोरिएशन से बचाना हमारे लेयर्स को बर्बादी से, चाहे चाहे वो हाईली एसिडिक मीडियम से, चाहे हाईली बेसिक मीडियम से बचाना काम होता है म्यूकस का बेसिकली, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है हमारे इंटेस्टाइन के, ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई पढ़े थे ना। Along with secretion of goblet cells constitute the intestinal juice और succus entericus। ये लाइन बहुत ही controversial है कि what is succus entericus? तो succus entericus is basically intestinal juice, और intestinal juice निकालता कौन है? तो intestinal gland निकालता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, इसने कह दिया है कि intestinal gland इसने goblet cell को मान लिया है और brush border cell को मान लिया है, ठीक है। लेकिन इंटेस्टाइन में और भी तो ग्लैंड होते हैं, लाइक क्रिप्स ऑफ लिवर होते हैं, वहां इसका कुछ जिक्र ही नहीं किया। बस इस लाइन को आप ऐसे ही याद कर लो कि अब यही है, कुछ तुक है एनसीईआरटी में कि व्हाट इज सकस इंटेरिकस, तो ऐसे याद रखना कि इट इज इंटेस्टाइनल जूस, इट इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड। एंड व्हाट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड? तो बेसिकली इसने कहा है कि गॉबलेट सेल के सीक्रेशन को और ब्रश बॉर्डर सेल के सीक्रेशन को आप सकस इंटेरिकस बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली इंटेस्टाइनल ग्लैंड का सीक्रेशन है, लेकिन एनसीईआरटी है भाई, इसको मानना पड़ेगा आपको। सकस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल ग्लैंड का सीक्रेशन है, इसको आप अलग से याद रखो, लेकिन साथ में ये भी याद रखो कि एनसीईआरटी क्या कह रहा है, इसको गॉबलेट सेल का सीक्रेशन और ब्रश सेल का सीक्रेशन को साथ में सकस इंटेरिकस कह रहा है। कभी कभी होता है ऐसा यार, याद रखना पड़ेगा, मजबूरी है, सवाल आते हैं, चुपचाप याद कर लो। क्या है ये? ब्रश बॉर्डर सेल का सीक्रेशन और हमारे गॉबलेट सेल का सीक्रेशन, इनको साथ में इसने सकस इंटेरिकस कहा है। अगर आपको अच्छे से याद रखना है इस बात को, अलग से तो याद रखो, क्योंकि सकस इंटेरिकस कुछ नहीं है, हमारे इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में जो लाइन है उसको चुपचाप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। चलो, बाकी बारी सारी बातें हो चुकी है। बस एक बात याद रखना कि जो पैंक्रियाज जो है ना, क्या है, इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो 7.8 pH पे होती है, 7.8। माउथ के अंदर 6.8, स्टमक के अंदर 1.8, और हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर है वो बेसिक है, स्लाइटली बेसिक, 7.8 pH। ओके, ये सारी बातें हो चुकी है। अब अब एनसीईआरटी रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ हो गया, डाइजेशन की बात हो गई। यहाँ पढ़ते हैं जरा। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। सही, बहुत सही बात है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कराओगे आप? नहीं ना, वहाँ तो कुछ एब्जॉर्ब करेंगे पानी वानी को। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है फिर बताओ भाई? एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करोगे, मिनरल्स इन सर्टेन ड्रग्स, कोई बात नहीं, कर लेंगे एब्जॉर्ब उनको, सही है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडहेरिंग द वेस्ट एंड लुब्रिकेटिंग फॉर एन इजी पैसेज। जो हमारा फीकल मैटर है उनको एडहेयर करने के लिए म्यूकस पे निकलता है ना, एडहेयर करेगा फीकल मैटर को, ठीक है। और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ मिनरल को और सर्टेन ड्रग्स को। तो सवाल नहीं आता बिकॉज डाइजेशन यहाँ पे सिग्निफिकेंट है ही नहीं लार्ज इंटेस्टाइन में, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्टमक वगैरह। चलो,
द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस कॉल्ड फीसेस या फिर फीकल मैटर एंटर्स इनटू द सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, उसके बाद असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्माइड कोलॉन, फिर रेक्टम, ऐसे होता है ना। into the cecum of large intestine through ileocecal valve, पहले लेक्चर में आ चुका था कि इलियम और सीकम के बीच के वाल्व को बोलते हैं इलियोसिकम वाल्व, बैक फ्लो को रोकता है ना भाई वाल्व वगैरह, which prevent the back flow of fecal matter, सही बात भाई। it is temporarily stored in the rectum defecation, परमानेंट स्टोर नहीं होता है भाई ये fecal matter, it is temporarily stored, it is temporarily stored in the rectum, रेक्टम, लास्ट वाला पार्ट नहीं था, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम जो था ना, वहां पे फीकल मैटर टेम्पररी स्टोर होता है टिल डेफिकेशन। अब उसके लिए डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है जब आपको एक अर्ज सी आती है, फिर आप फीकल मैटर निकालते हैं, वो अलग चीज है, आगे आएगा अभी। अब यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, बहुत ही कम दे रखा है, ठीक है ना। The activities of GIT, gastrointestinal tract alimentary canal, are under neural and hormonal control for proper coordination of different part. इसके पास न्यूरल कंट्रोल भी है, मतलब ब्रेन वाला कंट्रोल, और एंडोक्राइन कंट्रोल भी है, मतलब हार्मोनल कंट्रोल। अब कैसे है? The sight, smell and the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. ठीक है, खाना का कहीं महक आता है ना, कहीं अच्छा पकवान बन रहा है तो आपके मुंह में ना पानी आ जाता है। बेसिकली वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म चल रहा है। माइंड में आता है कि हाँ कुछ तो आ रहा है, थोड़ा सलाइवा निकालते हैं, लगता है खाने को मिलेगा, वही है, ठीक है। Gastric and intestinal secretions are also similarly stimulated by the neural signal, ठीक है। The muscular activities of different part of alimentary canal can also be moderated by neural mechanism, हाँ। बस इसमें कुछ खास सवाल नहीं आएगा, बस याद रखो कि इट इज बोथ अंडर कंट्रोल ऑफ CNS एज वेल एज हार्मोनल कंट्रोल, मतलब न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल है इसके पास। ये बॉक्स आइटम है, बस बोर्ड में सवाल तो नहीं आएंगे, लेकिन नीट में पूछते हैं, नीट वाले। लिखा हुआ नॉट फॉर इवैल्यूएशन, भाई इवैल्यूएशन खूब होता है इसका, आया हुआ है सवाल, लिखा हुआ है कितना अच्छे से लिखा हुआ, नॉट फॉर इवैल्यूएशन। अरे भाई सवाल पूछते हैं नीट वाले, इस पे पूछते हैं। इसमें दो बातें हैं, एक तो है कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब समझना, कैलोरीफिक वैल्यू, और एक है हमारा फिजियोलॉजिकल वैल्यू। फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई? इसको डिफाइन करते हैं पहले, कैलोरीफिक वैल्यू को, ठीक है। सो अगर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें हम, 1 ग्राम फूड का तुम कंप्लीट कंबशन कराओ, तो कंप्लीट कंबशन मतलब O2 से, मतलब बेसिकली ये है कि कंप्लीट कंबशन कराओ 1 ग्राम फूड का, तब इन अ बॉक्स, इस बॉक्स को बोलते हैं हम लोग बॉम कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं? बॉम कैलोरीमीटर, जहाँ पे बर्निंग कराई जाती है फूड की। सो एक बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं बॉम कैलोरीमीटर। उसके अंदर आप 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबशन कराओ, ठीक है। सो इससे आपको जो भी एनर्जी मिलेगी ना, वो उस फूड की होगी कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होगी? कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इज द टोटल एनर्जी विच वी गेट आफ्टर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इनसाइड अ बॉम कैलोरीमीटर। एंड व्हाट इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू? ये कैलोरीफिक वैल्यू ही है, बस उसके जैसा ही है, बस याद रखना। इट इज total amount of energy which we get from the burning of 1 ग्राम of food inside our value physiology, ना हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। यही है, बस याद रखना कि कैलोरीफिक वैल्यू की कुछ वैल्यू क्या है, याद रखना। ऑर्डर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और फैट।
सो 4.1 ये है हमारा 5.65 और ये हमारा 9.45 और यहाँ पे है 4 4 यहाँ पे 9। अभी रुक जाते हैं, कुछ देर अजान हो रही है ना, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। पानी वानी पी लो आप लोग यार। बोतल नीचे है क्या वहाँ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हो गया अजान खत्म। सो कैलोरीफिक वैल्यू, बेसिकली व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू बताया मैंने कि बॉम्ब कैलोरीमीटर लो, एक बड़ा सा बॉक्स लो, इसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। उसके अंदर आप फूड की बर्निंग करो, जो एनर्जी निकलेगी ना पर ग्राम पे, उसको बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। और सेम बात अगर हमारे बॉडी में हो रही है ना, बॉक्स नहीं, हमारा बॉडी के अंदर हो रहा है सेम फूड का बर्निंग, उसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ऊपर जो बॉडी में कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं, बाहर कैलोरीमीटर के अंदर लॉसेस नहीं होते हैं, तो ये सारी वैल्यू आपको कैलोरीफिक वैल्यू की है और ये वैल्यू आपको फिजियोलॉजिकल वैल्यू की है। सो कार्बोहाइड्रेट और ये फैट, प्रोटीन और ये फैट है। सो बेसिकली ये मानो आप, कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4.1, प्रोटीन की होती है 5.65, फैट की होती है 9.45 और फिजियोलॉजिकल वैल्यू नीचे वाली है, कार्बोहाइड्रेट की होती है 4, इसकी होती है, प्रोटीन की होती है 4 और फैट की होती है 9। आप इसको याद रख लेना भाई, चुपचाप याद कर लेना। 4.1, 5.65, 9.45 और ये 449, ये उसका यूनिट होता है किलो कैलोरी पर ग्राम, ये यूनिट होता है। यही सारी बात यहाँ पे लिख रखा, पढ़ लेना एक बार आप, ठीक है। ये लिखा मैंने, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर 4.1, 5.65 और 9.45। फिजियोलॉजिकल वैल्यूज आर दिस दिस एंड दिस। एक बार आप पढ़ लेना है इसको, यही सारी बात निचोड़ लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो आगे आते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। अब चैप्टर बस आधे घंटे में निपट जाएगा ये वाला, ठीक है। रीड कर दें एनसीईआरटी। Absorption is the process by which the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. एंड प्रोडक्ट क्या थे? ग्लूकोज थे, फ्रक्टोज थे, गैलेक्टोज थे, अमीनो एसिड्स थे, न्यूक्लियोसाइड्स थे। उसके अलावा और बताओ तो, फैट्स के ट्राइग्लिसराइड से क्या बने थे? मोनोग्लिसराइड थे ना, क्या बोलते थे उसको, फैटी एसिड्स थे, ग्लिसरॉल थे, ये सारे थे एंड प्रोडक्ट्स ना। दे में एंटर इनटू ब्लड या फिर लिम्फ।
फैट्स वगैरह ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, वो लिम्फ में एब्जॉर्ब होते हैं। लैक्टियल एक वेसल आती है, लिम्फेटिक वेसल वहां होती है, वही लिख रखा है, ब्लड या फिर लिम्फ। ओके, इट इज कैरीड आउट बाय पैसिव या फिर एक्टिव या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। बहुत ही सही से नहीं दे रखा है सीआरटी में। तीनों मैकेनिज्म से होता है, चाहे वो एक्टिव हो सकता है, चाहे पैसिव हो सकता है, चाहे फैसिलिटेटेड हो सकता है। अगर आपको नहीं पता व्हाट इज फैसिलिटेटेड, अगर आपको ये नहीं पता, मैं बताता हूँ फैसिलिटेट क्या होता है। बेसिकली फैसिलिटी होता है ये फैसिलिटेटेड, एक तरह का डिफ्यूजन ही है, ये टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है। फर्क बस ये है कि यहाँ पे प्रोटीन का यूज करते हैं, डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन यूज नहीं करते हैं। बट अगर आप प्रोटीन का यूज कर रहे हैं, मतलब ग्रेडियंट ऑलरेडी मौजूद है, उसके बाद भी अगर आप प्रोटीन का यूज कर रहे हैं ना, सामान के ट्रांसफर के लिए, थिंग्स के ट्रांसफर के लिए, सब्सटेंस के लिए, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुआ, ठीक है ना। तो मूवमेंट एब्जॉर्प्शन में जो होगा, चाहे इट कैन बी सिंपल टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसको आप डिफ्यूजन लेते हैं, इट कैन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट कैन बी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है small amounts of monosaccharides like glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ion generally absorbed by simple diffusion। क्या लिख रखा है यहाँ पे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड क्लोराइड आयन, इनका लिख रखा है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है ना। वही है, मतलब ये पैसिव वाला प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्लोराइड आयन। The passage of these substances into the blood depend on the concentration gradient, obviously diffusion में gradient होता है, passive transport, ठीक है। However, some substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins, लेकिन diffusion वहाँ पे एक तरह का diffusion ही है। This mechanism is called facilitated transport। ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का फैसिलिटेटेड भी होता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड इनका फैसिलिटेटेड भी है, और ये सिंपल डिफ्यूजन भी है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन से भी था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी था, ठीक है ना। दोनों के दोनों पैसिव ही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रेडियंट एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि वहाँ एटीपी आता है, एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी, मतलब एटीपी की जरूरत पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड सोडियम प्लस आर एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। इसमें याद रखना, ग्लूकोज तो तीनों में आ रहा था, अमीनो एसिड और साथ में सोडियम आयन, इन तीनों का होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी। देख भाई, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का तो तीनों में आ रहा है, सिंपल डिफ्यूजन भी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है। बस ऐड क्या करना है, सिंपल डिफ्यूजन में एक क्लोराइड ऐड देना आपको, देखो ये वाला क्लोराइड। फैसिलिटेटेड में तो यही वाला है, ग्लूकोज अमीनो एसिड, और एक्टिव में एक सोडियम प्लस ऐड कर देना है बस। ये तीनों तो दोनों तो कॉमन ही है, ग्लूकोज अमीनो एसिड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस यहाँ पे क्लोराइड आ गया, यहाँ पे सोडियम प्लस आ गया। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड वाला और ये एक्टिव वाला, ठीक है। कुछ खास दे नहीं रखा है, बहुत ही मतलब कंबाइन कर दिया, मिला रख दिया, मतलब सेपरेट नहीं रखा, बस आप उसको इसी ऑर्डर में याद कर लो चुपचाप। सवाल आ जाएंगे इस तरह से, पूछ सकता है क्या ग्लूकोज का तीनों होता है, तो हाँ तीनों होता है, क्या अमीनो एसिड का तीनों होता है, तो हाँ तीनों होता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, पूछेगा नहीं आपसे, बस हो सकता है तो हाँ हो सकता है। चलो आगे आओ, ठीक है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल है कि फैट्स है ना भाई, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ब्लड में ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते क्योंकि इनसॉल्युबल है, क्योंकि इनसॉल्युबल चीज में लेके जाओगे नहीं ना भाई, वहां पे तो रिपल्शन हो जाएगा उसका, हटाओ उसको। तो दे आर एब्जॉर्ब्ड इन लिम्फेटिक वेसल्स, सो दे आर, तो क्या होता है कि फैट को पहले आप मिसल बनाओ, फैट से बनाओ मिसल, जो फैट जो बने थे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो बने थे आपको इन प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन,
फैटी एसिड बने थे और ये ग्लिसरॉल है। सो दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड, उनको पहले आप जोड़ते हैं एंड वी फॉर्म मिसल, एक मिसल बनता है, ठीक है। एंड दे मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। इनको आप, ये हमारा म्यूकोसा है इंटेस्टाइन का पहला वाला लेयर के अंदर वाला पार्ट, ये हमारे इंटेस्टाइन के सेल, ठीक है ना। बेसिकली सॉरी, इसको ऐसे नहीं करता हूँ, इसको मैं ऐसे करता हूँ। जो हमारे इंटेस्टाइन का सेल है, कहाँ गया भाई सेल, ये हमारे इंटेस्टाइन का एक सेल है, ऐसे मान लो ये म्यूकोसा का सेल है, ये एक सेल है, यहाँ पे हमारा इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, ल्यूमेन। तो यहाँ से क्या है, फैटी एसिड्स वगैरह यहाँ पहुंचे, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल वगैरह यहाँ पहुंचे, फैटी एसिड, और यहाँ पे इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है म्यूकोसा के अंदर मिसल में, किसको क्या बोलते हैं, मिसल, मिसल है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, ये हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, म्यूकोसा सेल के अंदर वाला जो है म्यूकोसा, ये बाहर वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट, ये सेल का जो सेल का जो मेन ल्यूमेन है, ठीक है। उसके अंदर ये मिसल बना, उनको वापस से मतलब फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को वापस से कंबाइन करके मिसल बनाया मैंने, मिसल विच मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। मिसल कहाँ आया, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर आ गया। They are reformed into very small protein-coated fat globule called the chylomicron, which are transported into the lymph vessel in the villi. ये क्या कह दिया भाई, क्या होगा, ये जो मिसल बनाए हो आप, यहाँ पे इस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर एक और भी प्रोटीन होता है, अगर मैं बताऊं, ApoB100, ApoB100 नाम का एक प्रोटीन होता है हमारे इसके अंदर। इस ApoB100 को इस मिसल से कंबाइन करते हैं इसके अंदर, और एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन। सो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर क्या बना, मिसल बना बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और उस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल के पास एक प्रोटीन होता है, इसका नाम है ApoB100, ApoB100, ठीक है। और आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ ApoB100 विथ मिसल, द रिमेनिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज काइलोमाइक्रोन। क्या है ये, काइलोमाइक्रोन है ये। और वंस काइलोमाइक्रोन इज फॉर्म्ड, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन लिम्फेटिक वेसल विच इज लैक्टियल, लैक्टियल के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसके अंदर, लैक्टियल के अंदर, काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन के अंदर देखो क्या है, पहले मिसल है, मिसल बेसिकली फैट के पार्ट है, फैट मतलब फैटी पोर्शन हो गया एक, और एक प्रोटीन इन द पेरिफेरी। तो प्रोटीन भी है और फैट भी है, प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं, लाइप बोलते हैं ना, लाइप, और प्रोटीन भी है। बेसिकली काइलोमाइक्रोन इज अ लाइपोप्रोटीन। क्या है ये, लाइपोप्रोटीन। याद रखना है इसमें, फैट्स अंदर हैं और जो ये जो है प्रोटीन जो है पेरिफेरी में है, मतलब प्रोटीन कोटेड फैट, फैटी स्ट्रक्चर। Lipoproteins are basically protein coated fatty structures like chylomicrons. ApoB100 को आप मिसल के बाहर बाहर में चिपका दिया ला करके, और क्या बना हमारा, प्रोटीन कोटेड फैटी स्ट्रक्चर विच इज काइलोमाइक्रॉन्स, और उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लैक्टियल के अंदर होगा, ठीक है। दिस लिम्फ वेल अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और जो लिम्फ वेसल जो होते हैं फाइनली किसी न किसी ब्लड, किसी न किसी वेन को जाके ज्वाइन करते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल चलती है चलती है चलती है, फाइनली किसी वेन में जाके वो ड्रेन कर देती है, वही लिख रखा है कि फाइनली ड्रेन टू ब्लड स्ट्रीम। वहां पे तो हो गया वो एब्जॉर्ब, लेकिन फाइनली किसी ब्लड स्ट्रीम पे ही जाएगा वो, ठीक है, किसी वेन में, ऑब्वियसली वेन से फिर हार्ट में, हार्ट से फिर आर्टरी के थ्रू पूरा बाहर चारों तरफ बॉडी में। हाँ ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस
take place in different part of alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine. However, maximum absorption occurs in small intestine. Maximum digestion भी वहीं होता था, maximum absorption भी small intestine में ही हो रहा है. ओके, आगे आते हैं. असमेशन दे रखा है, ठीक है. माउथ के अंदर सर्टेन ड्रग्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ म्यूकोसा ऑफ माउथ, लोअर साइड ऑफ टंग, ठीक है. सर्टेन ड्रग्स कुछ. स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक प्लेस, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम होता है. प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, कंप्लीट नहीं होता है. एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, fructose, fatty acids, glycerol and amino acids are absorbed through the mucosa into the blood stream and the lymph. lymph के अंदर fatty acid वाले जो भी थे by the formation of chylomicrons, protein coated fat globules लिख रखा था ना. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ डाइजेशन नहीं होता है, नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन. एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेस, ठीक है. टेबल समराइज किया हुआ है. अब नीचे आते हैं जरा. और the absorbed substances finally reach the tissues which utilize them for their activities. This process is called as assimilation. डाइजेस्ट करके छोटा किया, छोटी चीज़ को एब्जॉर्ब किया, ट्रांसपोर्ट किया बॉडी के पार्ट्स में, बॉडी के पार्ट्स उनको यूज़ करेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन. यूज़, जो मिला उसको यूज़ करना, यही है एसिमिलेशन, ठीक है. आगे है द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइज इनटू कोहेरेंट फीसेस. जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू. इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स causing an urge or desire for its removal. बोलेगा कि हम तो डाइजेस्ट, हमको तुम डाइजेस्ट किए हो ना, हमको एब्जॉर्ब किए हो, हमको लार्ज इंटेस्टाइन में तुम भेज दियो, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दियो, वहाँ पे और म्यूकस ऐड हो गया, कुछ पानी उसमें से निकाल लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया. तो जो हम बच गए, हमको क्या आवारा छोड़ दोगे? वो क्या करता है, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम जा रहे हैं, कुछ हम मैकेनिज्म इंड्यूस करेंगे. तो जो रिमेनिंग चीज़ होता है ना, वो एक न्यूरल मैकेनिज्म. कौन सा मैकेनिज्म? न्यूरल मैकेनिज्म इंड्यूस करें. जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, इसको आप फीकल मैटर कहते हैं. वो बोलता है हमको छोड़ दोगे, हमको, हम वो नहीं जिसको तुम ऐसे इग्नोर कर दोगे, हम ना न्यूरल रिफ्लेक्स तो निकालेंगे. और जैसे ही न्यूरल रिफ्लेक्स आएगा, ये क्या करेगा, कहा कि हमको अब निकालो, बस हो गया, हम बहुत कैद रह गए, हमको अब निकालो. और न्यूरल रिफ्लेक्स निकालेगा ये. और जैसे ही न्यूरल रिफ्लेक्स आ गया, इस अपने आप आपको एक अर्ज आएगा कि हाँ अब इसको निकालना चाहिए. और जैसे आपको अर्ज आएगा, आप उसको जाके बाथरूम में निकाल देंगे. ये होता है बेसिकली फीकल मैटर, ठीक है ना. सो द इजेशन ऑफ फीसेस इनटू टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग व्हिच इज डिफिकेशन, निकालना, ठीक है, इज अ वॉलंटरी प्रोसेस. अपनी मर्जी से होता है, कभी भी पैंट में हो जाता नहीं ना, अपनी मर्जी से होता है ना. एंड इज कैरीड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है. तो डिफिकेशन का प्रोसेस जो है, इट इज अ मास पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस. बहुत ही ग्रेटर एक्सटेंट तक पेरिस्टाल्सिस होती है, उसके बिना तो निकलेगा ही नहीं ना भाई. चलो जरा सा, अब ये एब्जॉर्प्शन हो गया. लास्ट टॉपिक है, 10 मिनट का और है, बस शांति से पढ़ते रहिए आप लोग. और डिसऑर्डर्स की बात करेंगे. सो disorders can be jaundice, can be vomiting, can be diarrhea, can be constipation, can be indigestion और can be protein energy malnutrition. नीचे आएगा अभी. जॉन्डिस क्या है हमारे, है ना. जॉन्डिस को ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप आई के अंदर एक टेरस देखो. आई के अंदर जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, कंजक्टाइवा वाला पार्ट जो होता है, अगर मैं बताऊं आपको, ऐसे करोगे जो आपको दिखेगा, आपको जो ये आई के अंदर लोअर कंजक्टिवा वाला पार्ट है. सो उसके अंदर आप चेक करना, अगर येलोविश हो गया, येलोविश डिस्कलरेशन हो गया हमारी स्किन का, चाहे हमारे आई वाले पोर्शन का, ठीक है, जो होता है पोर्शन आई में, सो इट इज जॉन्डिस, इट इज इंडिकेटिव ऑफ जॉन्डिस. इक्टेरस बोलते हैं बेसिकली येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन. आईज टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट. क्या होता है कि हमारे बाइल पिगमेंट लाइक बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, और वो जैसे हमारे बॉडी में बाइल पिगमेंट ज़्यादा हो गए, तो हमारे पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होगा. सर्कुलेट होते होते हमारे आइज़ तक पहुँचेगा. आइज़ में ना, यहाँ पे
स्क्लेरा पे एक प्रोटीन होता है इलास्टिन प्रोटीन, जिसकी एफिनिटी इस बिलीरुबिन के लिए ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो जमा हो जाता है हमारे आईज में, बिकॉज इलास्टिन की एफिनिटी ज़्यादा है। इसीलिए आप ना बिलीरुबिन को आसानी से अपने आई में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है। इसीलिए आप जॉन्डिस चेक करना तो आप आई चेक कर लो, यहाँ पे पीलापन आ गया तो हाँ जॉन्डिस है, स्किन ज़्यादा पीला हो गया जॉन्डिस है बेसिकली। मतलब एक डायग्नोसिस है बेसिकली, आप पहचान सकते हैं कि जॉन्डिस है नहीं है। पीलापन देख रहे हो तो आप जॉन्डिस का टेस्ट कराओ उसको, आईज में, स्किन वगैरह में, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, जो कि पीले कलर के होते हैं। वॉमिटिंग, उल्टी, ठीक है ना। वॉमिटिंग के पहले एक प्रोसेस होता है, वॉमिटिंग की फीलिंग आती है कि हाँ हमको उल्टी होने वाला है, हमको जल्दी से स्पेस दो। उस फीलिंग को बोलते हैं नोजिया। नोजिया इज अ फीलिंग विच प्रीसीड्स वॉमिटिंग, ठीक है ना। अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग, ठीक है ना। इट इज द इजेक्शन ऑफ सेंटेंस थ्रू द माउथ, सही बात। इसके लिए एक वॉमिट सेंटर होता है मेडुला के अंदर, हमारे ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है ना मेडुला पॉन्स, मेडुला नीचे वाला उसके जो है, तो इसके अंदर एक वॉमिट सेंटर होता है और एक फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग, ओके। डायरिया बेसिकली क्या होता है कि डिफिकेशन ज़्यादा होना, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, याद रखना, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्चार्ज। एक तो ज़्यादा होगा, फीकल मैटर ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, और जो फीकल मैटर होगा ना वो ज़्यादा लिक्विडिफाई हो जाएगा, वो सूखा नहीं होगा, बस वो लिक्विडिटी, उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? हमारे बॉडी, फूड के अंदर क्या होते हैं, अगर बॉडी के अंदर का वाटर का अगर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं तो वाटर कहाँ आएगा, बाहर आएगा ना, इसीलिए उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो मतलब डायरिया के केस में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन कम होता है, कम हुआ मतलब कम वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ और वाटर बाहर आया, इसीलिए उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी आपकी डिफिकेशन की और साथ में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। मतलब एक तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और एक मतलब ज़्यादा टाइम बाथरूम दौड़ोगे आप बैठ के हर टाइम, फ्रीक्वेंसी बढ़ना कहते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और एक साथ में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ओके। हाई की बात है डायरिया में। और डायरिया में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है, बढ़ता नहीं है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन डायरिया का ठीक उल्टा है, फीकल मैटर निकलेगा ही नहीं भाई। ऐसा क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। कॉन्स्टिपेशन में ना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीजेस, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो वो मतलब फीकल मैटर निकलेगा ही नहीं, हमारे कहीं लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं फंस के रह जाएगा, बहुत मुश्किल से निकलता है, ठीक है ना। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन इन द कोलोन एज बाउल मूवमेंट। याद रखना कोलोन के अंदर जाता है कहाँ भाई, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, रेक्टम, एनस। तो कोलोन वाले कहीं पे वो अटका रहेगा, याद रखना। टेम्पररी स्टोरेज होता है रेक्टम में, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और कहाँ स्टोर होता है, मतलब कहाँ फंसा होता है आपका फीकल मैटर, कोलोन के अंदर फंसा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट के अंदर। ये डायरिया का उल्टा है, ठीक है ना। होता ही नहीं है यहाँ पे कुछ, कॉन्स्टिपेशन में कुछ होता ही नहीं है, फीकल मैटर ज़्यादा, और यहाँ पे खूब होता है। और लिक्विड के साथ होता है, लिक्विडिटी बहुत होती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम हो चुका है वहाँ पे डायरिया में। अब इंडाइजेशन पे आते हैं, इंडाइजेशन के बाद खाना नहीं पचा आपका, ज़्यादा खा लिए होंगे, ज़्यादा मसाला खा लिए होंगे इसीलिए ना। इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, क्यों भाई, फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, क्यों भाई, ज़्यादा खा लेते हैं ना, कभी पार्टी फ्री का मिल गया उसको जाके लूट लेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मसाला खाना नुकसानदेह होता है, उससे आपको होगा इंडाइजेशन, लीडिंग टू अ फीलिंग फुलनेस, खाने का मन ही नहीं करेगा, खाना पचा ही नहीं है तो लगता है पेट भरा भरा सा है, डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है, इनडाइजेशन है, खाने का मन नहीं करेगा, फुलनेस लगेगा आपको। व्हाट आर द कॉजेज, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, किसी पार्टी में गए और खूब सारा खा लिए भर के, तो उतना सारा एंजाइम निकला ही नहीं तो पूरा पेट में ही रह गया वो, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। एंजाइटी, खा रहे हैं लेकिन आप टेंशन में है कि यार नीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चाहे टेंशन है आपको, एंजाइटी में है, इसीलिए वो भी रीज़न हो सकता है इंडाइजेशन का। फूड पॉइजनिंग, यार कभी कभी क्या होता है बॉट्यूलिज्म वगैरह, चाहे मेस का खाना खाते हैं बच्चे तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उससे भी इंडाइजेशन, खाना पचता नहीं है। ज़्यादा खाते हैं, पार्टी वार्टी फ्री का मिल गया लूट लिए, तो ये भी है इसकी वजह से भी। या फिर स्पाइसी फूड, ज़्यादा फास्ट फूड खाओगे तो भी इंडाइजेशन हो जाएगा। दिस आर द कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन, खाना नहीं पचता है, ठीक है, खाना नहीं पचता है। अब एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, PEM, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है ये हमारा, प्रोटीन एनर्जी माल
न्यूट्रिशन। पीएम के अंदर दो आता है, एक तो आता है मरासमस और एक आता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर। मरासमस जो होता है ना, बच्चों में होता है लेस देन 1 ईयर वालों को, और क्वाशियोरकर जो होता है बच्चों में मोर देन 1 ईयर वालों को। ठीक है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा है, इसके अंदर प्रोटीन की भी डिफिशियंसी होती है और कैलोरी की भी डिफिशियंसी होती है। कैलोरी मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स की डिफिशियंसी मतलब डिफिशियंसी। और इसके अंदर ना सिर्फ आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी। ये है दो लाइन पढ़ते हैं बेसिकली अब। Dietary deficiency of protein and total food calories are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia. साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका, मतलब कुछ गरीब जगह जैसे अफ्रीका वाला पार्ट हुआ, कुछ साउथ अमेरिका वाला पार्ट, इवन इंडिया में भाई बिहार के एरिया में चले जाओ, चाहे कुछ छत्तीसगढ़ में चले जाओ, चाहे कुछ गरीब एरिया में चले जाओ, खाना मिलता नहीं लोगों को यार। तो वही है, डाइटरी डिफिशियंसी है ये सब रीजन में, जैसे गरीब 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 देश जो है, गरीब कॉन्टिनेंट जो भी है, डाइटरी डिफिशियंसी है। सो दे आर known as protein energy malnutrition, may affect large section of population during droughts, famine and political turmoil. बांग्लादेश में हुआ था ना 1971 में लिबरेशन वार, पाकिस्तान से अलग हुआ था उस वक्त, तो बहुत ही भुखमरी आया था वहाँ पे, लोग को सही से खाना नहीं मिला था, तो ऐसा हुआ था। प्रोटीन एनर्जी malnutrition बहुत वाइड स्केल पे देखा गया था। चाहे इथोपिया में हुआ था, जब बहुत ही ह्यूमिडिटीज में अराउंड 90-85 के आसपास मान लो आप, वहाँ सूखा पड़ा था बहुत ज़्यादा। उस वक्त भी लोगों को खाने पीने की किल्लत हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो ये हुआ था उस वक्त। बेसिकली प्रोटीन एनर्जी malnutrition क्या है, लोगों को सही से खाना नहीं मिलता है, चाहे प्रोटीन, चाहे वो कैलोरीज, चाहे कार्बोहाइड्रेट बोल लो उसको। ठीक है, सो प्रोटीन एनर्जी malnutrition may affect infants and children to produce marasmus and kwashiorkor। सो पीईएम की वजह से या तो क्वाशियोरकर हो सकता है, मरासमस हो सकता है। ठीक है, मरासमस की बात करो, इज प्रोड्यूस बाय साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। प्रोटीन एंड कैलोरी की डिफिशियंसी से, प्रोटीन और कैलोरी की डिफिशियंसी साइमल्टेनियसली होगी। इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन 1 ईयर इन एज। लेस देन 1 ईयर लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी, 1 साल से कम वाले को होगा। If mother's milk is replaced too early by the other food which are poor in both proteins and caloric value। बच्चा जब हुआ उसको आप पकड़ के ना माँ का दूध छुड़वा दिए और जाके उसको आप वो कुछ और पिलाना स्टार्ट कर दिए और नाइट्रोजन वगैरह पिलाना स्टार्ट कर दिए। नहीं, माँ का दूध पिलाओ, और मतलब सही होता है। अगर वो नहीं दोगे तो क्या होगा, उसके अंदर प्रोटीन का डिफिशियंसी हो जाएगा और कैलोरी का भी डिफिशियंसी हो जाएगा। सो इसलिए बच्चों को ना माँ का दूध सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। सो नॉट रिप्लेस इट। So what will be the condition when mother's milk is replaced too early by other foods which are poor in both proteins and calorific value। जहाँ भी प्रोटीन और कैलोरिफिक वैल्यू दोनों आ जाएगा ना, प्रोटीन और कैलोरिक वैल्यू जहाँ दोनों का नाम आएगा, इट इज मरासमस, इट विल कॉज मरासमस। This often happens if the mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young। अभी पहला वाला बच्चा 9 साल का भी, 9 महीने का भी नहीं है, दूसरा वाला बच्चा आ गया, तो पहले वाले बच्चे का दूध तो छुड़ाना पड़ेगा ना, ऐसा होता है। इसीलिए कहा था कि प्रॉपर टाइम गैप दो आप दो बच्चों के बीच में। 9 मंथ भी नहीं हुए आपने सेकंड प्रेगनेंसी करवा दी, तो इससे क्या होगा, पहले वाले को छुड़वाना पड़ेगा दूध ना, मिल्क। तो क्या होगा कि उसके अंदर हो सकता है कि मरासमस का हो जाए इसकी वजह से। तो हो सकता है, अगर सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं आपको कि इफ द सेकंड प्रेगनेंसी इज टू अर्लियर, मोर बिफोर 9 मंथ और 10 मंथ और सो, what it will cause, it may cause marasmus ना, because it will lead to मतलब मिल्क सप्लीमेंट हटा दोगे आप, और हो सकता है उसके सप्लीमेंट्स में प्रोटीन और कैलोरी की डिफिशियंसी हो जाए, इसकी वजह से मरासमस काउज हो सकता है। लाइन एनसीईआरटी की याद करना भाई अच्छे से। इन मरासमस protein deficiency impairs growth and placement of tissue proteins, extreme emaciation of body and thinning of limb result। हाथ पतले दुबले हो जाएंगे भाई बहुत ज्यादा। The skin becomes dry, thin and wrinkled। स्किन क्या होगा, ड्राई ड्राई हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा, मतलब अजीब अजीब तरह का एकदम। ग्रोथ वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, ग्रोथ भी कम होगा, बॉडी वेट भी कम हो जाएगा। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। दिमाग भी सही से डेवलप नहीं करेगा, चाहे वो क्वाशियोरकर हो चाहे मरासमस हो। अभी तो मरासमस की बात हो रही है।
बच्चे पतले होंगे बेसिकली विथ नो इडेमा, बच्चे पतले होंगे, स्किन ड्राई और रिंकल्ड होगा, और इम्पेयर्ड फैकल्टीज ऑफ ब्रेन वगैरह, ठीक है ना, सही से डेवलप नहीं करेगा। क्वाशियोरकर की बात करो, इट इज प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डिफिशियंसी ओनली अनअकम्पनीड कैलोरी डिफिशियंसी। यहाँ कैलोरी की डिफिशियंसी नहीं होती है, लिखवा रखा हूँ ऑलरेडी, प्रोटीन डिफिशियंसी। It results from replacement of mother's milk by high calorie, low protein diet in child more 1 year in age। 1 साल से ज़्यादा वाले में होता है। माँ के दूध को छुड़वा करके आपने क्या कर दिया, हाई कैलोरी लो प्रोटीन एक ऐसा डाइट दे दिया जहाँ पे तो कैलोरी ज़्यादा तो है, कार्ब्स तो है, लेकिन प्रोटीन नहीं है। तो कार्ब्स है, प्रोटीन नहीं है। अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा, क्वाशियोरकर होगा। If mother's milk is replaced by, if mother's milk is replaced too early in a child less than 1 year of age, then it will result in marasmus. And if the mother's milk is replaced in a child more than 1 year in age by high carbs and low protein diet, it will surely result into kwashiorkor, ठीक है। Like marasmus, kwashiorkor shows wasting of muscle, बच्चे पतले हो जाएंगे, यहाँ भी सेम चीज देखने को मिलेगी। थिनिंग ऑफ लिम्ब, बच्चे पतले हैं, हाथ पैर छोटे हो पतले पतले हो गए। फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, यहाँ भी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, बच्चे बड़े होंगे नहीं जल्दी। बट अनलाइक मारास्मस, सम फैट स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कैसे पहचानोगे कि इसमें क्वाशियोरकर है। इसमें इडेमा होता है, सम फैट स्किन के अंदर बचा होता है, स्किन थिन नहीं होता, कुछ कुछ फैट बचा होता है, ठीक है ना। मोर ओवर एक्सटेंसिव इडेमा बॉडी पार्ट्स आर सीन, बॉडी पार्ट्स आपके जो होंगे अलग अलग बॉडी पार्ट्स, चाहे पेट हुआ थोड़ा सा स्वेलिंग उसके अंदर आ जाएगा, इडेमा बोलते हैं उसको। एक सब कुछ सेम रहेगा, डिफरेंशियल क्या है बस, सो स्किन के अंदर कुछ फैट्स बचे होंगे। कैसे पहचानोगे क्वाशियोरकर है कौन मरासमस है, स्किन के अंदर कुछ फैट्स बचे होंगे, फोटो शायद इसमें नहीं दे रखा है, देख लेना गूगल करके आप लोग, ठीक है। सो मैं आपको बताऊं तो स्किन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फैट आ जाएगा, और उसके अलावा कुछ एक्सटेंसिव इडेमा और बॉडी पार्ट का स्वेलिंग देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का पेट पेट आपको निकला निकला मिलेगा। बच्चे पतले ही होंगे, वेस्टिंग ऑफ मसल ही होगा, ग्रोथ वगैरह इम्पेयर्ड रहेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा ब्रेन का, ये सब होगा, ठीक है। साथ में एक्सटेंसिव इडेमा और कुछ फैट्स आपके स्किन के नीचे बचे होंगे। सो basically I think this chapter is over, and this is all about digestion and absorption, and surely very soon if I get time I'll start second chapter, that is respiratory system। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ओके बाय बाय। लंबा बना हुआ ना, 1 घंटा